Hello student, today we have discussed about oxo acid of phosphorus. First of all we define oxo acid. तो oxo acid क्या होते हैं? oxo acid कहते किसे हैं? जब हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड होता है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन किसी अनदर एलिमेंट से अटैच्ड होता है जो कि मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल भी हो सकता है। अब क्या मेटेलिक ऑक्सो एसिड एग्जिस्ट करते हैं? यस, मेटेलिक ऑक्सो एसिड एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से? कुछ एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जैसे कि HMnO4 पर मैग्निक एसिड जो कि पर्पल कलर का होता है, और H2Cr2O7 जो कि ऑरेंज कलर का होता है। इसमें n बराबर जीरो होने पे, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर जीरो होने पर भी ये कलर शो करते हैं। क्यों? चार्ज ट्रांसफर के कारण। अब कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं बताना चाहता हूँ, जैसे Mn+4 और क्रोमियम+3 एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं, और Mn+4 से नीचे आने पे, यानी नीचे ऑक्सीडेशन स्टेट आने पे Mn+2 जैसे हुआ, Mn+2 जैसे हुआ वो बेसिक नेचर शो करेगा। और क्रोमियम+3 एम्फोटेरिक होता है, अगर जो क्रोमियम+3 के नीचे वाली ऑक्सीडेशन स्टेट पे आएंगे, जैसे क्रोमियम+2 हुआ, ये सभी बेसिक ऑक्साइड होते हैं अगर जो इनके ऑक्साइड बनाएंगे तो। और Mn+4 से अबव ऑक्सीडेशन स्टेट जाएंगे, जैसे Mn+7 जो कि हम ऊपर डिस्कस ही कर चुके हैं परमैंगनिक एसिड में। Mn+7 इज एसिडिक एंड क्रोमियम+6 इज एसिडिक ऑक्साइड। ओके, नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम फॉस्फोरिक एसिड विच इज पैरेंट ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस। अब यहाँ से मैं नेमिंग करने का तरीका बता रहा हूँ, जो कि हो सकता है कि वो उसका फॉर्मेशन मेथड भी हो, और नहीं तो मैं बेसिकली याद करने का तरीका बता रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं हम फॉस्फोरिक एसिड से। फॉस्फोरिक एसिड से जब एक ऑक्सीजन निकालते हैं, यानी कि व्हेन वी रिमूव वन ऑक्सीजन एटम फ्रॉम फॉस्फोरिक एसिड, वी विल ऑब्टेन अस फॉर्म ऑफ इक एसिड। यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा? अस फॉर्म ऑफ इक एसिड का क्या मतलब है? अस फॉर्म लगा देंगे फॉस्फोरिक एसिड में, यानी इसका नाम हो जाएगा फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड, जिसका कॉमनली नेम होता है फॉस्फोनिक एसिड, कॉमनली बोलते हैं। अब हम फॉस्फोरस एसिड से एक ऑक्सीजन रिमूव करेंगे, देन वी विल ऑब्टेन हाइपोफॉर्म ऑफ अस एसिड। हाइपोफॉर्म ऑफ अस एसिड, यानी कि हमें हाइपो ऐड करना है फॉस्फोरस एसिड में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइपो फॉस्फोरस एसिड। इसका कॉमनली फॉस्फेनिक एसिड भी बोलते हैं, इसको फॉस्फोनिक एसिड और इसको फॉस्फेनिक एसिड। गॉट इट? अब हम फॉस्फोरस एसिड से एक वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल एक फॉस्फोरिक एसिड के मॉलिक्यूल से, तो हमें क्या मिलेगा? मेटा फॉर्म ऑफ अस एसिड। इसी एसिड के एक मॉलिक्यूल से एक वाटर मॉलिक्यूल निकालते हैं, तब हमें मेटा फॉर्म ऑफ दैट एसिड मिलता है। अब हम फॉस्फोरस एसिड के एक मॉलिक्यूल से एक वाटर निकाल रहे हैं, देन हमें क्या मिलेगा? मेटा फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस एसिड, यानी मेटा फॉस्फोरस एसिड, जो कि पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मेनली ट्राइमर बनाता है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका नाम मेटाफॉस्फोरस एसिड। जब हम अब क्या करते हैं? हम पायरोफॉर्म बनाना चाहते हैं। अब पायरोफॉर्म बनाने के लिए किसी भी एसिड के दो मॉलिक्यूल से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकालेंगे, तब हमें मिलेगा पायरोफॉर्म ऑफ फॉस्फोरस एसिड। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? H3PO3 के दो मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे तो क्या हमें मिलेगा? H6P2O6। अब उससे एक वाटर रिमूव करेंगे तो क्या मिलेगा? H4P2O5। इसका क्या नाम हो जाएगा? पायरोफॉर्म ऑफ अस एसिड, यानी पायरो फॉस्फोरस एसिड। ओके, अब हम फिर से पैरेंट ऑक्सी एसिड पे आते हैं, जो कि अब हमने फॉस्फोरिक एसिड से फॉस्फोरस एसिड बना लिया, हाइपोफॉस्फोरस एसिड बना लिया, मेटा एंड पायरोफॉर्म ऑफ अस एसिड बना लिया। अब हम क्या करते हैं कि एक ऑक्सीजन एटम ऐड करते हैं, एक ऑक्सीजन एटम ऐड करते हैं फॉस्फोरिक एसिड में। एक ऑक्सीजन एटम ऐड करने की वजह से यहाँ पे परऑक्सी लिंकेज आ जाते हैं, जिसके कारण इसका नाम हो जाता है परऑक्सी फॉर्म ऑफ इक एसिड। इसका फॉर्मूला H3PO4 में एक ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो H3PO5 हो जाएगा, जिसमें परऑक्सी लिंकेज आ जाता है। परऑक्सी लिंकेज इज प्रेजेंट इन परऑक्सी फॉर्म ऑफ इक एसिड, यानी कि परऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड, परऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड जिसका नाम होता है। अब हम क्या करते हैं? फॉस्फोरिक एसिड के एक मॉलिक्यूल से मेटा फॉर्म बनाना है ना, फॉस्फोरिक एसिड के एक मॉलिक्यूल से एक वाटर निकालते हैं, तब हमें क्या मिलता है? मेटा फॉर्म ऑफ इक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है HPO3 का होल थ्राइस। इसके एक मॉलिक्यूल से एक वाटर निकालोगे तो HPO3 बनेगा, जो कि ट्राइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसका नाम क्या हो जाएगा? मेटा फॉर्म ऑफ इक एसिड क्या हो जाएगा? मेटा फॉर्म ऑफ इक एसिड, यानी कि मेटा फॉस्फोरिक एसिड। अब इसका पायरोफॉर्म बनाना है, तो इसका पायरोफॉर्म यानी कि इसके दो मॉलिक्यूल से एक वाटर निकालना है। इस पायरोफॉर्म हमेशा दो मॉलिक्यूल से एक वाटर निकालने में बनता है।
किसी भी एसिड का मेटा फॉर्म ऑलवेज उसके एक मॉलिक्यूल से एक वाटर निकालने पे बनता है, और उसका पायरो फॉर्म हमेशा उसके दो मॉलिक्यूल से एक वाटर निकालने पे बनता है। तो पायरो फॉर्म ऑफ फॉस्फोरिक एसिड कैसे बनेगा? फॉस्फोरिक एसिड के दो मॉलिक्यूल, यानी इस एसिड के दो मॉलिक्यूल लेंगे, उसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा? H6P2O8, उससे एक वाटर निकालेंगे तो ये फॉर्मूला मिलेगा H4P2O7, जिसका नाम हो जाएगा पायरो फॉर्म ऑफ इक एसिड, यानी कि क्या बोलेंगे? पायरो फॉस्फोरिक एसिड। ओके, अब क्या करते हैं कि हम पायरो फॉर्म ऑफ एक एसिड यानी पायरो फॉस्फोरिक एसिड से एक ऑक्सीजन एटम निकालते हैं। तो मैं पहले फॉर्मूला हम डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर्मूला क्या मिलेगा। इस एसिड से एक वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे तो क्या मिलेगा? H4P2O6, जिसका नाम हो जाएगा हाइपो फॉर्म ऑफ एक एसिड। हमने यहाँ पे देखा था कि हमें क्या मिला था, जब हम फॉस्फोरस एसिड से एक ऑक्सीजन निकाल रहे हैं तो हमें मिला था हाइपो फॉर्म ऑफ अस एसिड, और हमने जब पायरो फॉर्म ऑफ एक एसिड से यानी कि पायरो फॉस्फोरिक एसिड से एक ऑक्सीजन एटम निकाला, तब हमें मिला हाइपो फॉर्म ऑफ एक एसिड, जिसको बोलेंगे हाइपो फॉस्फोरिक एसिड, इसकी नेमिंग हो जाएगी। अब हम एक ऑक्सीजन एटम निकालें तो एक ऑक्सीजन एटम इसमें ऐड कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? H4P2O8, इसका नाम हो जाएगा। अब इसमें एक ऑक्सीजन एटम जैसे मैंने यहाँ ऐड करा था तो परऑक्सी लिंकेज आ गया था, यहाँ भी सेम एज इट इज वही फिनोमेना होगा, यहाँ पर भी परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट होगा, परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट होगा, इसका नाम हो जाएगा परऑक्सी फॉर्म ऑफ पायरो एसिड। वहाँ पे हमने फॉस्फोरिक एसिड में एक ऑक्सीजन ऐड करा था तो परऑक्सी फॉर्म ऑफ इक एसिड बना था, यहाँ हमने पायरोफॉस्फोरिक में ऐड करा है तो क्या बनेगा? परऑक्सी फॉर्म ऑफ पायरो एसिड, जिसका नाम हो जाएगा पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अब मैं पायरो के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि पायरो कैसे बनता है, और मेटा के बारे में भी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो यहाँ पे पायरो एसिड कैन बी फॉर्म्ड व्हेन द एसिड कंटेन्स एटलीस्ट 2 हाइड्रोजन, और XOX लिंकेज भी प्रेजेंट होगी, यानी कि अगर जो वो फॉस्फोरस के बारे में डिस्कस करेंगे तो POP लिंकेज होगा, POP लिंकेज प्रेजेंट होगा। सल्फर के बारे में डिस्कस करेंगे तो SOS लिंकेज प्रेजेंट होगा। ओके, तो पायरो एसिड को बनाने के लिए एटलीस्ट एसिड में 2 हाइड्रोजन होने चाहिए, 2 या मोर देन 2 हाइड्रोजन होने चाहिए। अब हम बात करते हैं जैसे पायरो एसिड। अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म देयर पायरो एसिड? H3PO3 बनाएगा? यस, H3PO3 बनाएगा। HNO2 नहीं बनाएगा। और H2SO4, यस, 2 हाइड्रोजन है, ये भी बनाएगा। H3PO4, यस, H3PO3 का हमने पायरो डिस्कस करा, H3PO4 का भी हमने पायरो डिस्कस करा। अब सिंगल हाइड्रोजन वाले क्यों नहीं बनाएंगे, चलिए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। HNO2 क्यों नहीं बनाएगा, तो हम बना लेते हैं पायरो। इसका पायरो बनाने के लिए क्या करते हैं कि किसी भी एसिड के दो मॉलिक्यूल से एक वाटर रिमूव करते हैं, तो HNO2 के दो मॉलिक्यूल से, यानी कि इसके दो मॉलिक्यूल से एक वाटर रिमूव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? H2N2O4, यानी कि N2O3, ये हमें ऑब्टेन होगा। ये कोई एसिड है? नो, ये एनहाइड्राइड बन जाता है, यानी कि ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ये ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन बन जाता है, जो कि ब्लू कलर का सॉलिड होता है, ब्लू कलर सॉलिड होता है, और इसका नेचर एसिडिक होता है। ओनली 2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी कि दो नाइट्रोजन के ऑक्साइड सिर्फ कलर्ड होते हैं। एक जो कि मैंने इसके बारे में डिस्कस ही कर दिया, ये ब्लू कलर का होता है N2O3, और एक होता है NO2 जो कि ब्राउन कलर की गैस होती है, और बाकी जितने भी नॉक्स हैं, यानी कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, इन दोनों को छोड़ के बाकी सभी कलरलेस होते हैं। ये NCERT के सारे डेटा मैं बता रहा हूँ, बाकी सारे कलरलेस होते हैं। और एक और पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि जिस भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड में दो नाइट्रोजन होंगे एक्सेप्ट N2O, वो सभी सॉलिड होंगे। बाकी जो सॉलिड होंगे, बाकी जो अदर बचे हुए हैं, अदर नॉक्स, वो सभी गैसेस हो जाएंगे। कलर के बारे में हो गया, सॉलिड के बारे में हो गया। अब
कुछ नाइट्रोजन के ऑक्साइड के नेचर के बारे में बात कर लेते हैं। इनऑर्गेनिक में सिर्फ 3 ऑक्साइड हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं, जिसमें 2 नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं और एक कार्बन मोनोऑक्साइड। तो डिस्कस कर लेते हैं, जैसे NO, N2O एंड CO न्यूट्रल होते हैं। बाकी जितने भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, यानी कि अदर नॉक्स, एसिडिक इन नेचर होते हैं। एसिडिक इन नेचर, ये तो कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा हो गई जो कि नाइट्रोजन से रिलेटेड है। अभी हमने पायरो एसिड के बारे में डिस्कस करा कि पायरो एसिड किन एसिड का पायरो एसिड बन सकता है, जिसमें एटलीस्ट 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए। ओके, अगर जो 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं होंगे तो उनका पायरो बनाएंगे और उनसे वाटर निकालेंगे तो उनका एनहाइड्राइड एग्जिस्ट करेगा, ना कि कोई एसिड बनेगा। अब मेटा की बात कर लेते हैं कि किसका मेटा बनेगा। मेटा तो तब बनता है जब किसी भी एसिड की एक मॉलिक्यूल से एक वाटर निकालते हैं, यानी कि मोर देन 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए। मोर देन 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए। तो मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ। क्या H3PO3 का मेटा फॉर्म बनेगा? यस, अभी मैंने बना के दिखाया। इसका मेटा फॉर्म बनेगा। H2SO4 का बनेगा? नो, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन है, इसका मेटा नहीं बनेगा। इसका मेटा नहीं बनेगा, लेकिन इसका पायरो जरूर बनेगा। पायरो जरूर बनेगा, क्योंकि अगर इसका मेटा बनाएंगे तो इसके एक मॉलिक्यूल से एक वाटर निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक मॉलिक्यूल से एक वाटर निकालेंगे तो हमें SO3 मिलेगा, जो कि कोई एसिड तो है नहीं। तो H2SO4 का मेटाफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा और पायरोफॉर्म एग्जिस्ट करेगा। अब हम एक और टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं कि ऑर्थो एसिड किन के आगे प्रीफिक्स लगाते हैं। ऑर्थो किन एसिड के आगे प्रीफिक्स लगाते हैं? ऑर्थो किन एसिड के आगे प्रीफिक्स लगाते हैं जिनका मेटा पॉसिबल होता है। अब मैंने मेटा की कंडीशन बता ही दी है, जिनका मेटा पॉसिबल होता है उनके आगे हम लगाते हैं ऑर्थो प्रीफिक्स। तो यानी कि क्या H2SO4 को ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड बोलेंगे? कभी नहीं। H2SO4 को ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बोलेंगे, इसको सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड बोलेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड। क्या H3PO4 को ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बोलेंगे? यस, ऑफ कोर्स बोलेंगे। ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। अभी हमने डिस्कस कर लिया कि ऑक्सो एसिड कैसे बनते हैं और उनकी नेमिंग कैसे करी जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि उनका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। मैं उसी नेमिंग का सहारा लूँगा स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। तो सबसे पहले पेरेंट एसिड का स्ट्रक्चर बना देते हैं। फॉस्फोरस लिखा, OH 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 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये तो बेसिकली सबको पता होता है। ओके, अब सेकंड आते हैं, जैसे H3PO4 से हमने एक ऑक्सीजन को रिमूव करके फॉस्फोरस एसिड बनाया था, जिसका स्ट्रक्चर क्या होगा? एक ऑक्सीजन एटम को रिमूव करा था, यानी कि एक ऑक्सीजन एटम, इस वाले ऑक्सीजन एटम को रिमूव कर दोगे तो क्या मिलेगा? एक डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन मिलेगा और OH OH डबल बॉन्ड O। इस हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे? इस हाइड्रोजन को बोलते हैं रिड्यूसिंग हाइड्रोजन, जो कि इस एसिड को रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी देता है, यानी कि ये एसिड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। अब थर्ड आते हैं, H3PO3 से एक ऑक्सीजन और निकालेंगे तब हमें मिलेगा H3PO2। H3PO2 का क्या नाम बताया था? हाइपोफॉर्म ऑफ अस एसिड, नॉट इक एसिड। तो क्या इसका नाम होगा? हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड। एक और ऑक्सीजन एटम निकालेंगे तो एक ये रिड्यूसिंग हाइड्रोजन मिला, एक ये रिड्यूसिंग हाइड्रोजन मिला, यहाँ पे एक ही रिड्यूसिंग हाइड्रोजन है, तो ये भी एक्ट करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ओके, अब नंबर 4 पे आता है, हम जब H3PO3 का मेटाफॉर्म बनाते हैं, यानी कि H3PO3 के एक मॉलिक्यूल से H3PO3 के एक मॉलिक्यूल से एक वाटर रिमूव करते हैं, तब हमें क्या मिलता है? HPO2। HPO2 पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसका ट्राइमर हम मेनली पढ़ते हैं, तो ट्राइमर बनाएंगे तो इसका ऐसे स्ट्रक्चर बन जाता है। वो साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगता है, जिसका स्ट्रक्चर ये होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेटाफॉस्फोरस एसिड।
जिसका नाम होता है, चूँकि ये साइक्लिक है और ट्राइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए साइक्लिक ट्राइमेटाफॉस्फोरस एसिड। ये हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है फॉस्फोरस से, इसीलिए ये कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह शो करता है। मैं बेसिकली कुछ और इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा कि इसमें कितने डबल बॉन्ड, पी डबल बॉन्ड ओ कितने हैं, 1 2 3, यानी 3 पी डबल ओ बॉन्ड हैं। और कितने पी ओ पी बॉन्ड हैं, 3 ही पी ओ पी बॉन्ड हैं, 3 पी ओ पी बॉन्ड हैं और 3 ही पी एच बॉन्ड हैं। और एक साइकिल में कितने एटम हैं, 6 एटम है, 6 atoms present in cyclic structure. Okay, now we have discussed पायरोफॉर्म ऑफ फॉस्फोरस एसिड। अब हम फॉस्फोरस एसिड के 2 मॉलिक्यूल से एक वाटर निकालेंगे, तब हमें पायरोफॉर्म ऑफ फॉस्फोरस एसिड मिलेगा। अब पहले उसका एक मॉलिक्यूल लिखेंगे, चलो मैं बना के बता रहा हूँ कैसे बनते हैं स्ट्रक्चर। मैं इधर साइड में बता दे रहा हूँ कि मैंने फॉस्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर लिखा, पी डबल बॉन्ड ओ एच एंड ये रिड्यूसिंग हाइड्रोजन जो कि डायरेक्टली अटैच है हाइड्रोजन के साथ। फिर मैंने इधर ओ एच लिखा, सेम एज इट इज एक और फॉस्फोरस एसिड बनाया। अब यहाँ से मैंने वाटर मॉलिक्यूल निकाला और फिर उसको पीओपी लिंकेज बना दिया यहाँ पे। ओके, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ये तो बेसिकली मैंने समझाने के लिए आपको बताया। तो ये पीओपी लिंकेज बनी है, लेकिन एनसीईआरटी में ये मेंशन नहीं है। एनसीईआरटी में जो थ्योरेटिकल डाटा लिखा हुआ है वहाँ पीओपी लिंकेज का जिक्र नहीं करा गया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें एक पीओपी लिंकेज है, 1 पीओपी लिंकेज है, 2 पीएच बॉन्ड है, 2 पीएच बॉन्ड है। ये रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपने अगर जो नेमिंग सीख ली तो आपको स्ट्रक्चर भी बनाना पता आ जाएगा, और कितने पीओपी लिंकेज है, कितने पीएच बॉन्ड हैं और कितने पी डबल ओ बॉन्ड हैं वो सब आपको पता चल जाएगा। 2 पी डबल ओ बॉन्ड है और 2 ही पी ओ एच बॉन्ड है, पी ओ एच बॉन्ड है। ओके, अब हम आते हैं, हमने क्या करा था कि अब फॉस्फोरिक एसिड में एक ऑक्सीजन एटम ऐड करा था, तो हमें क्या मिला था, परऑक्सी लिंकेज ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, जिसका नाम मैंने बताया था परऑक्सी ऐड हो जाएगा क्योंकि उसमें परऑक्सी लिंकेज पाया जाएगा। यानी कि जब हमने फॉस्फोरिक एसिड में एक ऑक्सीजन को ऐड करा था तो पर ऑक्सी लिंकेज आ गई थी। पर ऑक्सी लिंकेज का स्ट्रक्चर देख लीजिए कि हम फॉस्फोरिक एसिड के स्ट्रक्चर में एक बीच में ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं, उसका नाम मैंने बताया ही था, पर ऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड। अब सेकंड आते हैं, हम मेटाफॉर्म ऑफ एक एसिड यानी मेटाफॉस्फोरिक एसिड बनाएंगे, इसका भी ट्राइमर बनता है एज अ मेटाफॉस्फोरिक एसिड की तरह, तो इसका नाम हो जाएगा कॉमनली इसे मेटाफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। एनसीईआरटी में भी मेटाफॉस्फोरिक एसिड ही दिया गया है, लेकिन ये साइक्लिक फॉर्म बनाता है, ट्राइमर होता है ना, तो साइक्लिक ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड भी बोल देते हैं। इसमें सेम एच इट इज वही कंडीशन होती है, उसमें पीएच बॉन्ड था लेकिन इसमें पीओएच बॉन्ड है, इसमें एक भी पीएच बॉन्ड नहीं है। 3 पीओ बॉन्ड है और 3 ही पीओएच बॉन्ड है। ओके, और पीओपी लिंकेज भी 3 ही है उसमें, लेकिन 3 पीएच बॉन्ड थे, यहाँ पे 3 पीओएच बॉन्ड है। अब हम बात करते हैं पायरोफॉर्म ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉर्म कैसे बनाते हैं, अब हम बात करते हैं पायरोफॉर्म ऑफ एक एसिड, यानी कि पायरोफॉर्म फॉस्फोरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल से एक वाटर निकालेंगे। फॉर्मेशन का मेथड वैसा ही होगा जैसा कि मैंने बताया था, इसमें भी एक पीओपी लिंकेज होगा, 3 पीओएच बॉन्ड होंगे, सॉरी 4 पीओएच बॉन्ड होंगे, 2 पीओ बॉन्ड होंगे, और इसका नाम पायरोफॉस्फोरिक एसिड होगा। अब पायरोफॉस्फोरिक एसिड से फिर मैंने बताया था कि हाइपोफॉस्फोरिक एसिड कैसे बनता है, एक ऑक्सीजन के एटम को निकाल देंगे, यानी H4P2O7 से एक ऑक्सीजन निकालेंगे तो H4P2O6 बनेगा। एक ऑक्सीजन से कौन निकालेंगे, ये निकालेंगे बीच वाला पीओपी लिंकेज वाला, तो यहाँ पे एक पीपी लिंकेज आ जाता है, एक पीपी लिंकेज इज प्रेजेंट, 1 पीपी लिंकेज इज प्रेजेंट इन हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, 1 पीपी लिंकेज, ये इंपॉर्टेंट है, 1 पीपी लिंकेज इज प्रेजेंट इन हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। अब क्या करते हैं, पायरोफॉस्फोरिक एसिड में एक ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं, ऑक्सीजन ऐड करने यानी परऑक्सी लिंकेज आ जाता है, यानी एक परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट होता है और 4 पीओएच बॉन्ड होते हैं, 4 पीओएच बॉन्ड होते हैं और 2 पीओ बॉन्ड होता है, इसका नाम हो जाता है परऑक्सी पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ये तो हुई कुछ स्ट्रक्चर की बात, ये मैंने सारे स्ट्रक्चर ऑफ परऑक्सी एसिड, सॉरी ऑक्जो एसिड ऑफ फॉस्फोरस डिस्कस कर लिए हैं। अब मेरे को एक रिएक्शन बताना है आप लोगों को कि जैसे कि मैंने बताया था फॉर्मेशन मेथड कि H3PO4 से H3PO4 से
एक ऑक्सीजन आइटम निकालोगे तो हमें मिलेगा फॉस्फोरस एसिड H3PO3। तो एक्चुअली इट इज़ नॉट अ फॉर्मेशन मेथड। जैसे हम H3PO3 को, ये एनसीईआरटी की रिएक्शन में लिख रहा हूँ, H3PO3 को हीट करते हैं, H3PO3 को हीट करते हैं, तब हमें मिलता है H3PO4 और फॉस्फीन यानी PH3। ये कौन सी रिएक्शन हुई, चलिए हम देखते हैं। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +3। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5, क्योंकि 2 4 8 हो जाएगा, 8 - 3 = +5। इसका -3 होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट तो आप लोग निकाल ही लेते होंगे। +3 से 2 इंक्रीज करा, +5 में गया ना, 2 इंक्रीज करा, और +3 से 6 डिक्रीज करा, यानी कि -6 हुआ ना, 6 डिक्रीज करा ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी सेम एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है और सेम एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हुई। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इसे बोलते हैं। एक और रिएक्शन मैं लिखता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, वो भी एनसीईआरटी की ही है। मैंने बताया था कि H3PO2 जो कि हाइपो फॉर्म ऑफ एसिड होता है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इसमें अच्छी खासी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है। तो ये AgNO3 को रिड्यूस कर देता है, किसमें, एजी मेटल में रिड्यूस कर देता है, और खुद ऑक्सीडाइज होके H3PO4 बना लेता है, फॉस्फोरिक एसिड, और HCl एज ए बाई प्रोडक्ट मिलता है। ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है, लेकिन आपको इसके प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है। ये सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं है, ये सिल्वर मिरर नहीं है, क्योंकि उसमें अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है। ये सिंपल सिल्वर नाइट्रेट मैंने लिया हुआ है। यहाँ पे सिर्फ मेटालिक सिल्वर मिलता है, ओके, जो कि पीपीटी के फॉर्म में हमें ऑब्टेन होता है। ओके, गॉट इट। अब आइए एनसीईआरटी की जो टेबल दी गई है ऑक्जो एसिड ऑफ फॉस्फोरस, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ फॉस्फीनिक एसिड दिया हुआ है, जो कि हाइपोफॉस्फोरस एसिड होता है, H3PO2। इसमें 1 POH लिंकेज होता है, 2 PH लिंकेज होता है, एंड 1 POO लिंकेज होता है। ओके, ये आप स्ट्रक्चर से नॉर्मली देख सकते हैं। अब तो ये आपको ये आसान हो गया होगा, याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, लेकिन ये प्रिपरेशन मेथड जरूर याद कर लीजिएगा। वाइट फॉस्फोरस में जब कोई एल्कली यानी NaOH या KOH मिलाते हैं, तब हमें H3PO2 मिलता है। और फॉस्फोनिक एसिड यानी ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ऑर्थो क्यों लगा, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है, यानी इसका मेटाफॉर्म एग्जिस्ट करेगा, इसलिए ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड लिखा हुआ है। इसमें भी 2 POH लिंकेज होते हैं, 1 PH लिंकेज होता है, और 1 P डबल बॉन्ड O लिंकेज होता है। ये कैसे बनता है, P2O3 की हाइड्रोलिसिस से बनता है। पायरोफॉस्फोरस एसिड, इसका भी फॉर्मूला है। ये हालांकि सारे मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आप ये एक बार पढ़ लेना, सारी रिवाइज कर लेना, लेकिन ये फॉर्मेशन मेथड जरूर याद रखिएगा कि PCl3H3PO3 से पायरोफॉस्फोरस एसिड बनता है। रेड फास्फोरस और एल्कली से हाइपोफॉस्फोरिक एसिड बनता है, और वाइट फास्फोरस और एल्कली से हाइपोफॉस्फोरस एसिड बनता है। यहाँ पे हाइपोफॉस्फोरिक एसिड बनता है। ओके, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड यानी P2O5 का डाइमर होता है, उसकी हाइड्रोलिसिस से ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बनता है। यानी मेन जो हमारा पेरेंट एसिड है वो फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड की हाइड्रोलिसिस से बनता है, और फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड की हाइड्रोलिसिस से हमें मिलता है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड मिलता है। ओके, तो ये प्रिपरेशन मेथड याद कर लीजिए। ये तो मैं आगे पिछले वाले टॉपिक में बता ही चुका हूँ कि कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये आप देख लीजिएगा, ये मेनली एनसीईआरटी का डेटा है। ओके, अब यहाँ पे कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट फॉस्फोरस के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। जैसे कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नाइट्रोजन की 3.0 होती है, फॉस्फोरस की 2.1, आर्सेनिक की 2, एंटीमनी की 1.9 एंड बिस्मिथ की 1.9 होती है। यानी कि कैसे याद करेंगे, 3, 2.1, 2, 1.9, 1.9। एंड फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन नॉन मेटल होते हैं, आर्सेनिक एंड एंटीमनी मेटलॉइड होते हैं, क्योंकि लिटिल बिट उसमें मेटल का भी कैरेक्टर होता है और नॉन मेटल का भी कैरेक्टर होता है। बिस्मिथ मेटल्स हो जाते हैं, और जो मास्कोनियम है वो सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, जो कि लैब में बनाया गया है, नेचुरली नहीं पाया जाता है। टॉप टू बॉटम यानी नाइट्रोजन फैमिली में टॉप टू बॉटम आने पे रेडियस डेंसिटी इंक्रीज करेगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी कॉन्टिन्यूसली। ओके, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ फाउंड मेनली एज सल्फाइड मिनरल्स, सल्फाइड मिनरल के फॉर्म में आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ पाए जाते हैं। सभी एटम्स पॉलीएटमिक होते हैं, नाइट्रोजन फैमिली के सभी एलिमेंट पॉलीएटमिक होते हैं। सभी सॉलिड होते हैं, सिर्फ नाइट्रोजन गैस होती है, नाइट्रोजन को छोड़ के सभी सॉलिड होते हैं।
ऑल एलिमेंट्स शो इलेक्ट्रोपी एक्सेप्ट नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन में दो कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है, एक सॉलिड नहीं होना और दूसरा एलेक्ट्रोपी शो नहीं करता है। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट स्किप कर दिया गया है जो मैं लिख देता हूँ कि फॉस्फोरस मेनली फाउंड एज मिनरल्स ऑफ एपेटाइट फैमिली। एपेटाइट फैमिली, ओके। इसका फॉर्मूला मैं किधर लिखूँ? इसका फॉर्मूला होता है, मैं इधर लिख के दे रहा हूँ, Ca9 यानी कैल्शियम 9 PO4 का होल 6 डॉट CaX2, जहाँ पे X की जगह फ्लोरीन आ सकता है यानी फ्लोराइड आ सकता है, हाइड्रोक्साइड आ सकता है एंड क्लोराइड आ सकता है। अगर जो X की जगह फ्लोराइड होगा तो इसका नाम फ्लोरो एपेटाइट होगा, X की जगह क्लोराइड होगा तो इसका नाम क्लोरो एपेटाइट होगा, और X की जगह OH होगा तो इसका नाम हाइड्रोक्सी एपेटाइट होगा। फॉर्मूला सेम एज इट इज यही होता है, ओके। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ फॉस्फोरस। एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस 3 टाइप का होता है। नंबर 1 वाइट फॉस्फोरस, सेकेंड रेड एंड थर्ड ब्लैक फॉस्फोरस। वाइट फॉस्फोरस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, ये पॉइजनस होता है। वाइट वैक्सी सॉलिड होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, सॉल्युबल इन CH2 होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है और कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल होता है। केमिल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी शो करता है, यानी कि ये डार्क में ग्लो कर जाता है और जल्दी ही आग को पकड़ लेता है। एंगुलर स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि फॉस्फोरस का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा यहाँ पे sp3 होगा। sp3 का आइडियल एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन यहाँ पे जो एंगल है वो 60 डिग्री है। इसी कारण इसमें एंगुलर स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है और ये बहुत कम स्टेबल होता है और ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। इसको वाटर में रखते हैं, कंसिस्ट डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल P4 मॉलिक्यूल। ये जल्दी आग पकड़ता है तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने पे P4O10 बना लेता है जो कि डेंस वाइट फ्यूम के रूप में निकलता है बाहर। इग्निशन टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस होता है। कॉमनली रूम टेम्परेचर पे ये आग को पकड़ लेता है। और सेकंड नंबर पे आता है रेड फॉस्फोरस। ये क्या होता है? वो पॉइजनस था, ये पॉइजनस नहीं होता है, नॉन पॉइजनस, ओके। वो इनसॉल्युबल इन वाटर था और सॉल्युबल इन CH2 था, कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल था, लेकिन ये दोनों में इनसॉल्युबल होता है। पर जैसे आयरन क्रिस्टल, इसको बनाते कैसे हैं? इसको जब वाइट फॉस्फोरस को 300 डिग्री सेल्सियस पे इनर्ट एटमॉस्फेयर पे रखते हैं, वो भी CO2 के इनर्ट एटमॉस्फेयर पे रखते हैं, तब जाके रेड फॉस्फोरस बनता है, ओके। अब रेड फॉस्फोरस को अगर जो अंडर हाई प्रेशर ट्रीट करेंगे तो आ सीरीज ऑफ ब्लैक फॉस्फोरस बनता है। यानी कि रेड फॉस्फोरस कैसे बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड के इनर्ट एटमॉस्फेयर में जब 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तब रेड फॉस्फोरस बनता है। रेड फॉस्फोरस को अंडर हाई प्रेशर रखेंगे तो आ सीरीज ऑफ ब्लैक फॉस्फोरस बनेगा। लेस रिएक्टिव होता है, डज नॉट ग्लो, यानी कि जल्दी से आग को नहीं पकड़ता है। पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है, इग्निशन टेम्परेचर 260 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है और जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो ये है। थर्ड आता है ब्लैक फॉस्फोरस। ब्लैक फॉस्फोरस 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक होता है अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस एंड सेकंड होता है बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस से ही अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस बनता है। जब 500 डिग्री सेल्सियस पे, 530 डिग्री सेल्सियस पे, या मेनली 500 डिग्री सेल्सियस, आप याद रखिएगा, सील्ड ट्यूब में जब हीट करते हैं तब अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस बनता है। यानी कि रेड फॉस्फोरस को जब अंडर हाई प्रेशर ट्रीट करते हैं तो आ सीरीज ऑफ ब्लैक फॉस्फोरस बनता है, ओके। अभी देखिएगा, सब्लिमाइज्ड इन एयर, यानी जल्दी से सब्लिमेशन हो जाता है इसका। अपॉक मोनोक्लिनिक और रोम्बोहाइड्रल क्रिस्टल होता है। ये NCERT की लाइन है, ये जरूर याद रखिएगा। इट डज नॉट ऑक्सीडाइज इन एयर, नॉन कंडक्टर होता है। बीटा ब्लैक फॉस्फोरस कैसे बनता है? जब वाइट फॉस्फोरस को 200 डिग्री सेल्सियस पे अंडर हाई प्रेशर ट्रीट करते हैं तब बीटा ब्लैक फॉस्फोरस बनता है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि वाइट फॉस्फोरस को जब 300 डिग्री सेल्सियस पे ट्रीट करते हैं इनर्ट एटमॉस्फेयर में, यहाँ पे हम हाई प्रेशर अप्लाई नहीं करते हैं तो रेड फॉस्फोरस बनता है, लेकिन यहाँ पे 260 डिग्री सेल्सियस पे, 200 डिग्री सेल्सियस पे अंडर हाई प्रेशर पे बीटा ब्लैक फॉस्फोरस बनता है, ओके। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जैसे वाइट फॉस्फोरस, जितने भी P4 मॉलिक्यूल लिखे हैं सभी वाइट फॉस्फोरस है। P4 + 6Cl2 PCl3 बनता है,
Cl2 की मात्रा बढ़ा दी हमने, Cl2 का अमाउंट बढ़ा दिया तो PCl5 बन गया। वाइट फास्फोरस को जब SOCl2 के साथ ट्रीट करते हैं तब PCl3SO2H2Cl2 मिलता है, और जब SO2Cl2 के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें PCl5 मिलता है और SO2 मिलता है। ये प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब हाइड्रोलिसिस करते हैं। PCl3 की हाइड्रोलिसिस करने पे H3PO3 मिलता है। ओके, और PCl5 की हाइड्रोलिसिस करने पे POCl3 और POCl3 बाद में हाइड्रोलाइज करके H3PO4 मिलता है। ओके, PCl5 में आप हमेशा याद रखिएगा कि POCl3 हमें मिलेगा, और PCl5 में आप हमेशा याद रखिएगा कि POCl3 मिलेगा, और PCl3 में हमेशा याद रखिएगा कि H3PO3 मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे जैसे वाटर की जगह D2O आ जाएगा तो POCl3 मिल जाएगा, DCl मिल जाएगा HCl की जगह। PCl3 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, पिरामिडल शेप होता है। PCl5 में sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल शेप होता है। और ये ट्रायगोनल बाई पिरामिडल शेप गैसियस एज वेल एज लिक्विड फेज में ही दोनों में मिलता है। ये भी NCERT की ही लाइन है। PCl3 कलरलेस ऑयली लिक्विड होता है, PCl5 येलो वाइट पाउडर होता है। अब PCl5 को हीट करने पे PCl3 मिलता है हमें। CH3COOH को PCl3 से रिएक्ट कराने पे CH3COL तो मिलता है, लेकिन मैंने बताया था कि PCl3 के साथ हमेशा H3PO3 याद रखना, ये मिलेगा। ऐसे ही इसमें भी मिलता है। और PCl5 की रिएक्शन कराने पे POCl3 मिलता है। POCl3 आप ये याद रखना, PCl5 के साथ POCl3 रहता है, PCl3 के साथ H3PO3 रहता है। यहाँ पर भी सेम एज इट इज है। अब ये कुछ बियॉन्ड NCERT है, ये NCERT में नहीं है। ऑक्साइड ऑफ फॉस्फोरस, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहला ऑक्साइड पढ़ते हैं P2O3 फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड, जो कि एग्जिस्ट करता है डाइमर के फॉर्म में। इसका डाइमर क्या हो जाएगा? P2O3 P4O6 इसका डाइमर हो जाएगा। वाइट फॉस्फोरस को जब लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करते हैं तब ये बनता है फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड। फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड की हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है कोल्ड के साथ हॉट के साथ। कोल्ड के साथ क्या बनाता है? फॉस्फोरस एसिड, हॉट के साथ फॉस्फोरिक एसिड एंड फॉस्फीन। अब दूसरा पढ़ते हैं फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, ये भी डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, P4O10 बनाता है। P4O10 की हाइड्रोलिसिस रिएक्शन लिखी हुई है, HPO3 बना लेता है, फिर H4P2O7 बना लेता है, फिर H3PO4, अल्टीमेटली H3PO4 हमें मिलता है। और ये पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो एसिड के साथ रिएक्शन कराने पे HPO3 मिलेगा, N2O5 एसिड का एनहाइड्राइड दे देगा। ये भी जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो उसका एनहाइड्राइड दे देता है। जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो उसका भी एनहाइड्राइड दे देता है। अब ये हम NCERT के टेबल देख लेते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सीरीज मैंने पहले ही बता दिया आपसे, ये इंपॉर्टेंट है। आयनाइजेशन एंथैल्पी कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज कर रही है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अब देख लीजिएगा कि पहले मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ? इंक्रीज हुआ आर्सेनिक तक, फिर डिक्रीज हुआ, लेकिन उतना डिक्रीज नहीं हुआ कि फास्फोरस के नीचे आ जाए। ओके, बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ? पहले इंक्रीज हुआ, बाद में बिस्मिथ का थोड़ा सा डिक्रीज हो गया। ओके, डेंसिटी क्या हो रही है? डेंसिटी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रही है। बस आप ये 5 पॉइंट याद कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। मैंने फॉस्फोरस की पूरी डिटेल आपको बता दी है जो कि NCERT में अवेलेबल है। कुछ बियॉन्ड पॉइंट भी मैंने डिस्कस करे हैं। ओके, चलिए, थैंक यू।